अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बकिया नॉवल का बकिया हिस्सा जो कि है 7वां एपिसोड बनेगी। और नॉवल का नाम है गुनाहगार और इसको लिखा है ज़ीना शर्जील ने। और ये नॉवल जो है वो कज़न बेस पे है, कज़न मैरिज पर है और 2 भाइयों की स्टोरी है और बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की कहानी है, ये बहुत अच्छी है। आप ज़रूर रीड करें और इसको सुनें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और नॉवल शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नॉवेल्स या वीडियो पसंद आ रही हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो बटन है वो लाज़मी प्रेस कर दिया करें। इस तरह से क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका मैसेज आपको मिल जाएगा, तो आप बर वक़्त जो है वीडियो को देख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल। जी, नॉवल स्टार्ट होता है यहाँ से। सुबह नमीर की आँख खुली तो इसकी नज़र अपने बराबर में खाली बिस्तर पर पड़ी। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अनाया नमीर से पहले ही उठ गई थी। फिर नमीर को कल रात वाला मंज़र याद आया। साथ ही एक जानदार मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। नमीर उठकर बैठा तो वार्डरोब के हैंडल पर इसके ऑफिस का ड्रेस हैंग था, जो यकीनन अनाया ही हैंग करके रूम से बाहर निकली होगी। ओह! तो अब मिसेज़ अपने शौहर का सामना नहीं कर पा रही हैं। नमीर सोचता हुआ मुस्कुराने लगा। अनाया बीबी, आज तो आप सवेरे-सवेरे जाग गई। अनाया आज हमीदा के किचन में आने से पहले मौजूद थी। तभी हमीदा हैरत करती हुई बोली, हाँ, रात को सही से नींद नहीं आई थी। अब नमीर के जाने के बाद ही सोऊंगी। अनाया नमीर के लिए पराठा जबकि शरबत और अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स तैयार करने लगी। हाँ जी, शादी के बाद तो अक्सर ही ऐसा होता है। हमीदा ठंडी आह भरती हुई बोली, जिस पर अनाया हमीदा को घूरने लगी। हमीदा, फजूल बातें कम किया करो, जल्दी से चाय का पानी रखो। अनाया हमीदा को डांटते हुए बोली तो हमीदा जल्दी से चाय का पानी रखने लगी। कल रात नमीर की बेबाकी के मुज़ाहरे पर एक बार फिर अनाया को शर्म आने लगी। इसे भी क्या ज़रूरत थी नमीर के सामने इतना पटर-पटर बोलने की। वो अपने ऊपर सलाम मलामत करके नमीर का सोचने लगी। ज़रा लिहाज़ नहीं बेशर्म कहीं के। अनाया दिल ही दिल में नमीर से मुखातिब हुई। उफ़! मैं शर्मा क्यों रही हूँ? मुझे तो नमीर की हरकत पर गुस्सा आना चाहिए। या अल्लाह! मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? अनाया घबराती हुई किचन में चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी, कहीं कोई इसके अंदर का चोर ना पकड़ ले। अभी वो सोच ही रही थी तभी अनाया को नमीर की आवाज सुनाई दी। वो यकीनन कमरे के दरवाजे पर खड़ा इसे पुकार रहा था। अनाया इसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो तो शुक्र था आज सुबह इसकी खुद ही आंख खुल गई और वो नमीर के उठने से पहले ही कमरे से बाहर निकल गई। मगर वो ये भूल गई थी नमीर अब सुबह इसको देखे बिना तो नाश्ता भी नहीं करता, इसलिए सुस्त कदमों से चलती हुई रूम के अंदर जाने लगी। आपने बुलाया? नमीर अपनी शर्ट पहन रहा था। तब अनाया ने कमरे में आकर सर झुकाए से पूछा। हाँ, यहाँ आओ और जल्दी से मेरी हेल्प करो। नमीर इसके झुके हुए सर को देखता हुआ बोला। क्या क्या हेल्प करनी है? अनाया इसके करीब आकर झिझकती हुई पूछने लगी। पहले अपनी शक्ल तो दिखाओ। ये क्या नालायक स्टूडेंट की तरह सर झुकाया हुआ है? नमीर ने बारोब लहजे में बोलते हुए अनाया की थोड़ी पकड़कर चेहरा उठाया। बोले क्या करना है? नमीर अनाया को देखने लगा। तो अनाया ने इसकी नज़रों से कंफ्यूज होकर पूछा, टाई उठाकर लाओ मेरी। नमीर अनाया को कहता कहता हुआ कफ के बटन लगाने लगा। अनाया ने बेड पर रखी हुई टाई उठाकर नमीर को देनी चाहिए। मुझे क्या पकड़ा रही हो? जल्दी से बांधो इसे। नमीर मगन अंदाज में अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कता हुआ अनाया से बोला। किसके आपके बांधना है? कस के आपको बांधना है? अनाया बदहवास से होकर बोली। तो क्या आपने बांधोगी टाई? नमीर इसको कंफ्यूज देखकर पूछने लगा। मुझे तो टाई बांधना आती ही नहीं है। अनाया इसको देखकर परेशान होकर बोली। क्या तुम्हें टाई बांधनी नहीं आती? नमीर ने जितनी हैरत से इससे सवाल किया वह अनाया के शर्मिंदा होने के लिए काफी था। तो क्या मैं कॉलर टाई लगाकर जाती थी? मगर अनाया बुरा मानती हुई बोली, जिस पर नमीर मुस्कुराया। यहाँ आओ, मैं तुम्हें टाई बांधना सिखाता हूँ। नमीर अनाया का हाथ पकड़कर इसको अपने करीब खड़ा करके इसका दुपट्टा बेड पर रखने लगा और महारत से इसी के गले में टाई बांधकर इसे दिखाने लगा। चलो शाबाश, अब तुम मेरे बांधो। नमीर इसके गले में टाई निकालकर अपने गले में डालता हुआ बोला। अनाया झिझकती हुई टाई बांधने की कोशिश करने लगी। तब नमीर अपने दोनों हाथ इसकी कमर पर रखता हुआ इसे अपने करीब करने लगा। आप इस तरह करेंगे तो फिर मैं कैसे बांध पाऊंगी? अनाया शिकायती अंदाज में इसको देखकर कहने लगी। अपनी तवज्जो अपने काम पर रखो, मेरे ऊपर नहीं। बांधो जल्दी से। नमीर रोबदार लहजे में इससे कहने लगा। इसे भी चुनकर शौहर मिला था जो इसे तंग करने का मौका हरगिज हाथ से जाने नहीं देता था। अनाया दोबारा से टाई बांधने की कोशिश करने लगी, मगर नमीर की मुसलसल अपने ऊपर उठने वाली नजर से वह नर्वस होने लगी।
नमीर की नज़रें इसे ये एहसास दिला रही थी कि वो बगैर दुपट्टे के इसके बेहद करीब खड़ी है। नहीं, मुझसे नहीं बंधेगी ये टाई, आप खुद बांधें इसे। अनाया नमीर को कहने के साथ ही अपना दुपट्टा उठाकर रूम से जाने लगी। अनाया को मालूम था वो जानबूझकर इसे परेशान कर रहा है। जब तक तुम टाई नहीं बांधोगी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। नमीर की बात पर अनाया की रोने वाली शक्ल हो गई। मुझसे नहीं बंधेगी नमीर, आप कोई और काम बोल दें। अनाया बेचारगी से देखती हुई कहने लगी, गोया कभी-कभी वो इसे बहुत परेशान करता था। तब अनाया का शिद्दत से दिल चाहता था कि वो इसका गला ही दबा दे। ठीक है, फिर यहाँ आओ। नमीर की बात सुनकर वो शुक्र अदा करती हुई उसके पास कम से कम टाई बांधने से तो उसकी जान छूटी। अनाया के करीब आने पर नमीर ने दोबारा अनाया की कमर पर अपने हाथ रखे। किस्मी नमीर के पहले से भी ज्यादा खतरनाक काम पर। अनाया ने पूरी आंखें फाड़कर इसे देखा, जबकि नमीर इसे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपना दूसरा काम बता चुका था। न जाने वो क्यों इसे सुबह सुबह तंग कर रहा था। मुझे नाश्ता बनाना है। अनाया बोलती हुई इसके हाथ अपनी कमर से हटाने लगी, मगर नमीर के आगे इसकी जोर आजमाई नहीं चली। किस करोगी या टाई बांधोगी, जल्दी बताओ। नमीर इसको मजीद खुद से करीब करता हुआ पूछने लगा। मैं रात तक टाई बांधने की प्रैक्टिस कर लूंगी, अगर कल सुबह नहीं बांध सकी तो आपको किस करूंगी। अनाया एक सांस में तेजी से बोली। नमीर के होंठों पर एकदम मुस्कुराहट आई। स्मार्ट गर्ल, अगर कल सुबह तुम टाई नहीं बांध सकी तो मैं किसी एक ना बांध सकी तो मैं एक किस पर तो हर गुजारा नहीं करूंगा। नमीर मायनी खेदी से इसको देखता हुआ बोला और अनाया को अपनी गिरफ्त से आजाद किया। अनाया फौरन कमरे से बाहर निकल आई। ये तुम सुबह सुबह नमीर के कमरे में क्या कर रही थी? अभी वो अपनी सांस बहाल भी नहीं कर पाई थी। निहाल अपने कमरे से निकलकर अनाया को देखता हुआ बोला, जिस पर वो घबराकर निहाल को देखने लगी। जी, मुझसे नमीर को काम था। अनाया हकलाती हुई बोली। ये नमीर तुम्हारे लिए नमीर भाई से नमीर कब हो गया? निहाल फौरन इसका जुमला पकड़ता हुआ बोला, शायद जल्दी जल्दी में मुंह से निकल गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। अनाया मजीद घबराती हुई इसे वजाहत देने लगी। वो कहाँ फंस चुकी थी, बेबसी से सोचने लगी। ध्यान तो वाकई अब लगता है तुम्हारा मुझ पर नहीं रहा, मगर मुझे अब भी तुम्हारा ख्याल है। ये बताओ हाथ का दर्द कैसा है अब तुम्हारा? निहाल इसको गौर से देखता हुआ पूछने लगा। निहाल को लगा जैसे अनाया में कुछ चेंज आया है, मगर वो समझने से कासिर था। हाथ का दर्द तो ठीक हो गया है, चले आए नाश्ता खा ले। वो निहाल की तवज्जो अपने ऊपर से हटाकर नाश्ते की तरफ लगाती हुई बोली तो निहाल डाइनिंग टेबल पर चला आया। अनाया भी चेयर खिसकाकर बैठ गई। हमीदा मामा कहाँ है? नाश्ता टेबल पर रखती हुई हमीदा को निहाल ने मुखातिब किया। जी, वो बेगम साहबा कह रही थी कि थोड़ी देर में नाश्ता करेंगी, अभी वो थोड़ा आराम करना चाहती हैं। हमीदा ने निहाल को शरबत के बारे में बताया। वो भई, वाह भई, ये पराठा देखकर तो मेरा यही खाने का मूड हो रहा है। अनाया चाय निकालना प्लीज। निहाल अपनी प्लेट में पराठा निकालता हुआ बोला और अनाया इससे ये भी नहीं कह सकी ये पराठा इसने नमीर के लिए इसके कहने पर बनाया है। खामोशी से अनाया निहाल के लिए चाय निकालने लगी। इससे पहले वो दूसरा पराठा बनाने के लिए उठती तभी नमीर अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आया। क्या हुआ, ऑफिस के लिए तैयार हो गए? रात को तो तुम कह रहे थे कि सुबह लेट जाऊंगा। निहाल ने नमीर को ऑफिस के लिए तैयार देखा तो इससे पूछा। इरादा तो लेट जाने का था, मगर रात को सोने से पहले थकन उतर गई, नींद अच्छी आई, इसी वजह से सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो गया। नमीर अपने बराबर में बैठी अनाया पर एक नजर डालकर निहाल को बताने लगा। नमीर की बात सुनकर अनाया की नजरें झुक गईं। क्यों, क्या रात में कोई एनर्जी ड्रिंक ले ली थी? निहाल नमीर से पूछने लगा तो अनाया कुर्सी से उठकर किचन में जाने लगी। हाँ, यही समझ लो। नमीर ने टेबल के नीचे अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। अब नमीर दूसरे हाथ से हॉटपॉट खोलकर अपना पराठा निकालने लगा, मगर हॉटपॉट खाली देखकर इसकी नजर निहाल की प्लेट में गई। दूसरी संजीदा नजर इसने अनाया पर डाली। वही अनाया ने नमीर के हाथ से अपना हाथ खींचा। कहाँ है मेरा पराठा? नमीर अनाया को देखकर संजीदगी से पूछने लगा। निहाल, जो कि इस अपने नाश्ते में मगन हो चुका था, चौंक कर सर उठाकर नमीर को देखने लगा। ओहो, ये पराठा तुमने अपने लिए बनवाया था? मुझे मालूम नहीं था, तुम चाहो तो ये ले सकते हो। निहाल ने नमीर को देखते हुए कहा। इसे नमीर की तबीयत का अंदाजा था, वो अपनी चीज़ों के मामले में शुरू से ही हसास था। नौफल और निहाल को एक दूसरे से अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें वगैरह शेयर भी कर लेते, मगर नमीर बचपन से ही अपनी चाय का मग तक किसी दूसरे को नहीं देता था। नहीं, ये तुम ही खाओ। जाओ अनाया, 5 मिनट के अंदर दूसरा पराठा बनाओ। 5 मिनट से ऊपर 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। नवीन ने निहाल की प्लेट में नजर डाली, जिसमें आधा पराठा बचा हुआ था। फिर वो अनाया को देखकर बोला। अनाया नमीर के चेहरे के तासुरात देखकर फौरन उठकर किचन में चली गई। ये किस अंदाज में तुम अनाया से बात कर रहे हो? निहाल को नमीर का यूं ऑर्डर देने वाला अंदाज पसंद नहीं आया, जब भी वो नमीर को टोकता हुआ बोला।
तो मेरे और इसके बीच में मत बोलो और चुप करके ये पराठा खाओ। नमीर अपने गुस्से को दबाने के लिए पानी का गिलास उठाता हुआ बोला। वो इतने छोटे दिल का मालिक हरगिज़ नहीं था कि एक पराठे पर अपने भाई से बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर देता। मगर यहाँ बात अनाया के हाथ से बनाई गई चीज़ की थी, जो इसकी बीवी ने ख़ास इसके लिए बनाई थी। इसलिए निहाल के पराठा खाने पर नमीर को जलन का एहसास होने लगा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? इसका और तुम्हारे बीच नौकर है वो तुम्हारी या पैसे देकर खरीदा है तुमने इसे, जो तुम इस पर अपना हक जता रहे हो? निहाल को नमीर की बात सुनकर गुस्सा आया। हक सिर्फ नौकर या गुलामों पर नहीं जताया जाता निहाल। नमीर बोलता हुआ पानी के घूंट भरने लगा। इन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसकी आवाज़ अनाया किचन में अच्छी तरह सुन सकती थी। इन दोनों की गुस्से में आवाज़ें सुनकर अनाया के हाथ पांव फूलने लगे। वो जल्दी से पराठा लेकर किचन से बाहर आने लगी। घबराहट में इसका पांव फिसला, पराठे की प्लेट समेत वो नीचे गिरी। इन दोनों की तवज्जो अनाया की तरफ मुंतमिल हुई। नमीर और निहाल दोनों ही इसकी तरफ बढ़े, क्योंकि निहाल से अनाया का फासला कम था, इसलिए निहाल ने अनाया को उठने में मदद दी। नमीर जो सामने से आती अनाया को स्लिप होता देख चुका था, पानी का गिलास हाथ में थामे तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले निहाल अनाया को सहारा देकर उठा चुका था। नमीर इन दोनों को वहीं देखकर रुक गया। लगी तो नहीं तुम्हें? निहाल फिक्रमंदी से अनाया से पूछने लगा, जबकि अनाया अपने सामने खड़े नमीर को देखने लगी। वो चेहरे पर पथरीले तासुरात लाए इन दोनों को नापसंदीदा नजरों से देख रहा था। इसने अपने हाथ में मौजूद गिलास पर गिरफ्त मजबूत की और छनाके की आवाज से गिलास टूटा। निहाल ने मुड़कर नमीर को देखा। वो अपना गुस्सा गिलास पर निकालकर कदम बढ़ाता हुआ निहाल के पास आया। निहाल तुम इससे दूर रहा करो। नमीर निहाल को तनबीही के अंदाज में बोला। निहाल हैरत से नमीर को देखने लगा। नमीर का रवैया इसकी सोच से भलातर था। अब नमीर अनाया की तरफ बढ़ा। दिखाओ कहाँ लगी? नमीर अपना एक हाथ अनाया के गाल पर रखता हुआ दूसरा हाथ के अंगूठा अनाया की थोड़ी पर फेरने लगा। सामने बैठे होने की वजह से इसने अनाया की थोड़ी फर्श पर लगती देखी थी, मगर नमीर अनाया का ये मंजर निहाल नहीं देख सका। इसने नमीर का बाजू पकड़कर झटके से इसे दूर हटाया। नमीर की तवज्जो अनाया की तरफ होने की वजह से वो निहाल के धक्का देने से 2 कदम पीछे हुआ। अब नमीर आंखों में नागवारी लिए निहाल को देख रहा था। दूसरी तरफ निहाल के भी कुछ इस तरह के तासुरात थे। सिर्फ एक अनाया थी जिसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो बिल्कुल खामोश सहमी हुई खड़ी थी। इसने दूर रहने की मुझे नहीं तुम्हें ज़रूरत है, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। निहाल कोई दकियानूसी सोच का मालिक हरगिज़ नहीं था, मगर नमीर का यूं अनाया के चेहरे को छूना, इसकी इतने करीब खड़े रहने पर निहाल को गुस्सा आ गया। जब भी वो नमीर को अनाया से रिश्ता याद दिलाते हुए बोला। शोर की आवाज़ सुनकर सरवत भी अपने कमरे से निकल आई। इसने दोनों भाइयों को रूबरू खड़े देखा तो मामले की संगीनी समझने की कोशिश करने लगी। नहीं निहाल, तुम गलती पर हो, अपना जुमला दुरुस्त करो। ये मेरी नहीं तुम्हारी भाभी है। सॉरी, मैं भी गलत बोल गया। होने वाली भाभी नहीं बल्कि हो चुकी भाभी। नमीर ने निहाल को देखकर जितने आराम से बोला, निहाल ने इसका गिरेबान पकड़ने में देर नहीं लगाई। निहाल छोड़ो इसे। सरबत बीच में आकर बीच बचाव करवाने लगी, जबकि अनाया वही आंखों में आंसू लिए सहमी हुई तमाशा देख रही थी। नमीर ने अपने गिरेबान से निहाल के हाथ झटके। सुना नहीं आपने अभी क्या बकवास की है इसने? निहाल चीखकर सरबत को कहने लगा। वो ऐसी तबीयत या मिजाज का मालिक नहीं था, मगर नमीर की बात सुनकर इसका खून खोल उठा। निहाल वो सही कह रहा है। वो 2 माह पहले नमीर की अनाया शादी हो चुकी है। सरबत हिम्मत जमा करके इसे सच्चाई बताने लगी। निहाल खामोशी से शौक की कैफियत में सरबत को देखने लगा। फिर इसने दूसरी नजर अनाया के रोते हुए चेहरे पर डाली। इसके बाद वो खामोश खड़े नमीर को देखने लगा। निहाल मेरी बात सुनो। नमीर इसी की दिली कैफियत समझता हुआ इसके करीब आकर बोला। दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। निहाल इसे धिक्का देता हुआ बोला। नमीर खामोशी से रोती हुई अनाया का हाथ थामकर इसे अपने बेडरूम में पूरे इस्तेहकाक के साथ निहाल के सामने ले गया। वो खाली नजरों से नमीर और अनाया को देखने लगा। इसकी आंखें जब्त से सुर्ख होने लगी। ये क्या कर दिया आपने मामा मेरे साथ? वो अब आंखों में नमी लिए सरबत को देखता हुआ पूछ रहा था। निहाल की आंखों में आंसू देखकर सरबत को लगा जैसे इसके सीने में किसी ने भारी सिल रख दिया हो। निहाल बेटा, इस वक्त हालात ऐसे थे, ये सब करना पड़ा। सरबत ने निहाल को देखकर समझ आती हुई बोली। कम से कम आप मेरे मरने का तो इंतजार कर लेती। निहाल आंखों से नमी पूछता हुआ सरबत से कहने लगा। अल्लाह ना करे मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें। तहम्मुल से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। सरबत इसका चेहरा थामे बोली। निहाल ने सरबत के हाथ अपने चेहरों से हटाकर सरबत को रोका। आप मुझसे मेरी खुशी छीनकर मुझे लंबी उम्र की दुआ दे रही हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। निहाल वहां से अपने कमरे में चला गया, जबकि सरबत अपना सर थामे वही कुर्सी पर बैठ गई।
अनाया अपनी आंखों से आंसू साफ करो फौरन। अनाया को कमरे में लाने के बाद नमीर संजीदगी से बोला। अनाया ने तड़प कर इसे देखा। थोड़ी देर पहले वो अपने भाई की फीलिंग्स को समझ कर इसे समझाने के लिए तो आगे बढ़ा था, मगर इसको तो वो रोने भी नहीं देता था। अनाया ने बेदर्दी से अपना हाथ चेहरे पर रगड़ कर अपने आंसू साफ किए। तभी नमीर इसके करीब आया, अपने दोनों हाथों से इसके शानों को थामा। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता हूँ ना मैं तुम्हें, जब इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करता हूँ तुम्हारे साथ। बिल्कुल इसी तरह मुझे तुम्हारी आँखों में ये आँसू बुरे लगते हैं, जो निहाल के लिए निकलते हैं। मैं तुम्हारी आँखों में निहाल के लिए आँसू की बजाय इन होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, जो सिर्फ़ मुझे देख कर आए। नमीर अनाया का चेहरा देखता हुआ अपने दिल का हाल बता रहा था, मगर अनाया की नज़र इसी के ज़ख्मी हाथ पर थी, जो इसके कंधे पर मौजूद था। आपका हाथ ज़ख्मी हो गया नमीर, आपको तकलीफ़ हो रही होगी। मालूम नहीं कि अनाया ने इससे की बात सुनी भी कि नहीं, या फिर सुनकर अनजान बनी रही। वो अपने कंधे से नमीर का हाथ थामती हुई बोली, जो कि गिलास टूटने से ज़ख्मी हुआ था। तुम्हें ये ज़ख्म नज़र आ रहा है तो तुम इस पर अफ़सोस कर रही हो, और मेरी मोहब्बत वो नज़र नहीं आती तुम्हें, या फिर मेरी मोहब्बत को भी जानबूझकर नज़रअंदाज करती हो। मेरी बातों की तरह। नमीर अनाया के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर इससे जवाब तलब करने लगा। जब आप खुद मेरे अंदर रूनुमा होने वाली तब्दीली को महसूस नहीं कर सकते, तो मुझसे शिकवा मत करें। अनाया भला खुले लफ्ज़ों में कैसे इज़हार कर सकती थी? कौन-सी तब्दीली की बात कर रही हो तुम, जो तुम्हारे दिल में है? इसे ज़ुबान पर लेकर आओ। बीवी हो तुम मेरी यार, 2 महीने होने को आए हैं हमारी शादी को। फिर कौन-सी शर्म, कैसी झिझक? अनाया यूँ अपने और मेरे रिश्ते को मज़ाक बनाओगी तो मैं तुमसे शिकवा करूँगा। इससे पहले दूसरे लोग हमारे रिश्ते को समझने लगे, खुदारा तुम अपने और मेरे रिश्ते को समझो। नमीर अनाया को बोलता हुआ बिगड़े मूड के साथ कमरे से बाहर निकल गया। नौफल बेडरूम में आए तो शाहिदे आईने के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। वो अभी-अभी ड्यूटी से वापस आया था। शांति को देखकर मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया। तो एसपी साहब आ गए अपनी ड्यूटी अंजाम देकर। नौफल के करीब आने पर शांति ने पलटकर इसे इससे पूछा, मालूम नहीं वो इन 2 दिनों में ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, या फिर नौफल की कुर्बतों का इजाज़ था। तुमने इंतज़ार किया मेरे वापस आने का? नौफल इसे बाहों में लेता हुआ पूछने लगा। तो तुम्हें क्या लग रहा है, कोई एक्शन मूवी देखकर टाइम पास कर रही होगी? 2 दिन की ब्याही लड़की अपने शौहर का ही इंतज़ार करेगी। शांति के दिलफरेब अंदाज़ और एतराफ़ ने नौफल को अंदर तक सरशार कर दिया। मैं तो चाहता हूँ मैं जब भी ड्यूटी देकर वापस आऊँ तो तुम मुझे ऐसे ही तैयार होकर मेरे इंतज़ार करती हुई मिलो। नौफल ने बोलने के साथ शांति को कमर से ऊँचा उठाया और बेड पर गिरने वाले अंदाज में इसको लेकर लेटा। क्या हो जाता है तुम्हें? बच्चों जैसी हरकतें शुरू कर दिया करो बस। शांति बेड से उठने लगी, तभी नौफल ने इसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। इन 2 दिनों में तुम्हें मेरी कौन-सी हरकत बच्चों वाली लगी? नौफल इसको देखकर मायूनी खेज़ी से पूछने लगा तो शांति के चेहरे पर लाली छाई। उफ़ नौफल, बदतमीज़ी नहीं करो इस वक़्त, जाकर चेंज करो फ़ौरन, मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं देर तक अपनी सहेली के साथ बैठूँगी। मुझे वहाँ से जल्दी उठने का इशारा बिल्कुल मत करना। आज सुबह ही नौफल के पास नमीर की कॉल आई थी, जिस पर इसने अपना और नेहाल का कल वाला वाक़या बताया और साथ ही इसे और शांति को अपने घर इनवाइट किया, क्योंकि आज अनाया की बर्थडे थी और वो इस दिन को अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहता था। रेडी तो मैं फ़ौरन हो जाऊँगा, मगर कहीं जाने के लिए नहीं, बल्कि नौफल शांति पर झुकता हुआ कहने लगा। शांति नौफल को पीछे धकेल कर बेड से उठी। नौफल, अगर तुमने अपनी इन हरकतों की वजह से देर की ना, तो मैं तुम्हें आज बेडरूम में हरगिज़ नहीं सोने दूँगी। शांति इसको वार्न करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वाह! नौफल, बीवी भी तो तूने अपने लिए चुनकर तलाश की है। नोबल अपने आप से मुखातिब होता हुआ वार्डरोब से अपने लिए ड्रेस निकालने लगा। ये तुम्हारी मामी का घर नहीं है जो आज का दिन तुम यूँ बंद कमरे में गुज़ार दोगी। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने नौफल को 8 बजे का टाइम दिया है, पहुँचने वाला होगा वो तुम्हारी सहेली के साथ। अनाया बेडरूम की खिड़की खोले खड़ी थी। नमीर कमरे में दाखिल होकर इसको देखता हुआ बोला, कल सुबह होने वाली तल्खी के बाद अब तक निहाल अपने आप को कमरे में मौजूद था। नमीर ने और सरवत ने काफ़ी कोशिश की कि इससे बात करें, मगर वो इन दोनों में से किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। बात तो इसकी और अनाया की भी रूबरू इसी वक्त हो रही थी, क्योंकि वो कल सुबह ऑफिस को निकला, रात काफ़ी देर घर आया, जब तक अनाया सो चुकी थी। सुबह भी वो अनाया को जगाए बगैर ऑफिस के लिए निकल गया। आज दोपहर में इसने ऑफिस से फ़ोन करके अनाया को बताया कि वो फरमान और रिशत के साथ नौफल और शांति और अपने चंद दोस्त की फैमिली को भी इनवाइट कर चुका है। क्या ज़रूरत थी बर्थडे सेलिब्रेट करने की? आपने मुझे पहले कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते देखा है? अनाया नमीर को देखती हुई कहने लगी।
तो नमीर इसके करीब आकर इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोला, ऐसा ज़रूरी तो नहीं जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो अब भी ना हो। अब तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है। मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने का। मुझे अच्छा लगेगा। आज के दिन तुम मेरे लिए सजो-संवरो, मेरा लाया हुआ ड्रेस पहनो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए ऐसा करोगी? नमीर अनाया का चेहरा थामे इससे पूछने लगा तो अनाया ने इकरार में सर हिलाया। नमीर ने स्माइल के साथ इसके चेहरे से अपना हाथ हटाए और वार्डरोब से अनाया के लिए ड्रेस निकालने लगा, जो वो कल ही इसके लिए लाया था। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? आज से पहले मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी। ना ही मुझे पसंद है और ना ही इसे बाँधना आता है। नमीर के हाथ में रेड कलर की साड़ी देखी तो अनाया घबराती हुई बोली, साड़ी निहाल को भी इत्तेफाक से बिल्कुल नहीं पसंद थी। इस वजह से शादी के कपड़ों में इसने एक भी साड़ी नहीं ली थी और खुद इसे भी साड़ी पहनने का कोई ख़ास शौक नहीं था। आज से पहले तो तुमने बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं की, आज कर रही हो ना? ऐसे ही आज पहली दफ़ा ये साड़ी भी पहनोगी। तुम्हें पसंद नहीं है मगर मुझे बहुत पसंद है। अच्छी लगेगी तुम पर, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। नवीर ने हैंगर में लटकी हुई साड़ी अनाया के हाथ में थमाई। मैंने ये भी कहा है मुझे ये बाँधना नहीं आती। अनाया ने मुँह बनाकर कहा, क्योंकि साड़ी पहनने का क्योंकि साड़ी पहनने का इसका ज़रा बराबर मूड नहीं था। टाई बाँधना तुम्हें नहीं आती, साड़ी बाँधना तुम्हें नहीं आती, शोहर से प्यार कैसे किया जाता है, इसे खुश कैसे रखा जाता है, इससे तुम लाइलम हो। बेफ़िक्र रहो, एक-एक करके सब कुछ सिखा दूँगा। नमीर गहरी नज़रों से इसको देखता हुआ बोला तो अनाया इसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ होने लगी। साड़ी बाँधना कोई महारत का काम नहीं है, तुमने टाई बाँधना नहीं सीखी मगर साड़ी पर चीज़ करने के बाद मैंने इसको बाँधने का तरीका देख लिया है। आज सुबह टाई ना बाँधने का हर्जाना तो देना ही पड़ेगा, मगर वो बाद की बात है। जाओ अब ये ब्लाउज़ पहन कर आओ जल्दी से। नमीर की बात सुनकर वो सुस्त कदमों से साड़ी लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। इसके बाद जब तक नमीर ने इसको साड़ी नहीं बाँधी, अनाया ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रखा। नमीर अफ़सोस से इसको देखकर सर हिलाने लगा। ऐसा लगता है शादी मेरी किसी जवान लड़की से नहीं बल्कि किसी छोटी बच्ची से हुई है, जिसे पढ़ाने के साथ-साथ हर काम सिखाना पड़ेगा। पीछे ब्लाउज़ की डोरी बाँधने के बाद नवीर ने इसके शोल्डर पर अपने होंठ रखे। नमीर अनाया एकदम नमीर की तरफ मुड़ी। शर्म से इसका चेहरा साड़ी के रंग जैसा होने लगा। क्या नमीर, अब शर्माना छोड़ो, जल्दी से बाकी का खुद तैयार हो और फ़ौरन बाहर निकलो। नमीर इसके बालों को क्लिप से आज़ाद करता, एक नज़र इसके हसीन सिरापे पर डालता, खुद भी चेंज करने चला गया। अनाया जल्दी-जल्दी बाकी का खुद तैयार होकर बाल खुले छोड़कर कमरे से बाहर आई। सरवत ने इसे देखा तो प्यार करते हुए ढेर सारी दुआएँ दी। नौफल, शानदेह, फरमान और इशरत और दूसरे गेस्ट आ चुके थे। इशरत के अलावा इसने सबसे तारीफ़ें और मुबारकबाद वसूल की। इशरत आज भी अनाया को देखकर इस पर तंज़ करना नहीं भूली। इसकी सालगिरह बनाने पर और त्योहार होने पर अफ़सोस का इज़हार भी किया। इसके ख़्याल में आज के दिन अनाया को सिर्फ़ अपने माँ-बाप का शोक मनाना चाहिए था। जिस पर अनाया तो खामोश रही मगर इसकी जगह नमीर ने इशरत को टका सा जवाब दिया, जो कहीं भी नहीं लिखा कि मरने वालों को सिर्फ रो रो कर याद किया जाए। आज अनाया के पेरेंट्स की बरसी थी, वो इनको पढ़कर बख्श चुकी है। मरने वाले अगर माँ बाप हों तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे इनकी औलाद दुनिया में आंसू बहाए। आज अनाया का बर्थडे है और अपनी खुशियों पर इसका भी हक है। नमीर की बात सुनकर जहाँ शान से खुश हुई वही इशरत का मुंह आखिर तक बना रहा। नमीर, मैं केक कैसे काटूंगी? सब लोग टेबल पर मौजूद थे। तब अनाया नर्वस होती हुई नमीर से आहिस्ता से पूछने लगी, अनाया तुम्हें केक काटना है? कोई गाय या ऊँट को नहीं ज़िबा करना, जो तुम ऐसे घबरा रही हो। नमीर ने इसको घबराते हुए देखा तो रिलैक्स करते हुए कहा, मगर मैंने यूँ सबके सामने कभी केक काटा नहीं, सब देखेंगे मुझे। अनाया मिममनाती हुई बोली। अभी भी सब हम दोनों को ही देख रहे हैं। आओ शाबाश। नमीर इसके कंधे के गिर्द हाथ रखकर इसे टेबल पर लाया और अनाया को छुरी पकड़ाई। सबकी मौजूदगी में तालियों की गूंज में अनाया ने केक काटा। उफ, शुक्र है तुम अपने कमरे में ले आई। वहाँ सबके सामने तो इंसान बात ही नहीं कर सकता। अब बताओ, मोबाइल पर क्या ज़रूरी बात बता रही थी नमीर भाई के बारे में तुम? नया से अपने कमरे में लाई तो शानदेह से बोली, बताती हूँ मगर पहले अपनी शादी की मुबारकबाद वसूल करो और ये बताओ नौफल भाई का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? अनाया शानदे के बराबर में बैठी इससे पूछने लगी। बिल्कुल वैसे ही रवैया है जैसे 2 दिन की नई नवेली दुल्हन के साथ एक शौहर का होना चाहिए। शानदे ने शर्माने की भरपूर एक्टिंग करते हुए कहा, जिस पर अनाया को हँसी आई। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, बहुत प्यारी लग रही हो आज तुम। अनाया ने शानदे को खुश और मुतमईन देखकर दिल से दुआ दी। मेरे प्यारी लग रही हूँ, ये नौफल मुझे बता चुका है और तुम कितनी प्यारी लग रही हो ये नमीर भाई की आँखों में झाँक कर देख लेना। इसकी नज़रें बार-बार तुम पर उठ रही हैं। शानदे ने शरारती अंदाज में बोला तो अनाया यकदम झींक गई।
क्योंकि नमीर को हर थोड़ी देर बाद अपनी तरफ देखता हुआ महसूस तो वो खुद भी कर चुकी थी। वैसे नज़रें तो तुम्हारी मामी की भी बार-बार तुम पर उठ रही हैं, खुदा की कसम कैसे घूरती हैं वो ये खातून तुम्हें। लगता ही नहीं तुम्हारी सास और मामी दोनों बहनें हैं। शांदे को इशरत याद आई जो मेहमानों के बीच अनाया को खार खाने वाली नज़रों से वक्फ़े-वक्फ़े से देखे जा रही थी। यार दरअसल इन्हें अच्छा नहीं लगा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना, मैं जबी नमीर को रोक रही थी। अनाया शांदे को इशरत के नाखुश होने का रीज़न बताने लगी। अरे छोड़ो अपनी मामी को, नमीर भाई से ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट की। मैं तुम्हारी जगह होती तो केक काट कर सबसे पहले बड़े वाला केक का टुकड़ा अपने प्यारे से हाथों से इनके मुँह में ही डालती। अब बताओ नमीर भाई के बारे में क्या कह रही हो तुम? शांता नायक को दोबारा इसी टॉपिक पर ले आई। शांता मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे नमीर अच्छे लगने लगे हैं। यानी वो दूसरी तरह से बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे। मेरा मतलब है मुझे लग रहा है कि मुझे नमीर से ओफ़ो! तुम समझ जाओ ना खुद से। अनाया जो लफ्ज़ों में अपनी फीलिंग शांति को नहीं बता सकी तो झिलझिला गई। शांति तो हँसी रोके हुए इसकी बात सुन रही थी, खिलखिलाकर हँस दी। उफ़! अनाया क्या चीज़ हो तुम? अगर तुम्हें नमीर भाई अच्छे लगने लगे हैं तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? वो शौहर हैं तुम्हारे, ये तो नेचुरल फीलिंग है जो तुम्हारी इनके लिए इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? और तुम कितनी बुद्धू हो, इस बात का इकरार अपने शौहर की बजाय दोस्त के सामने कर रही हो। शांति इसको समझाने के साथ-साथ डाँटने लगी। इतने में रूम का दरवाज़ा खुला और नमीर अंदर आया। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मगर नौफल बुला रहा है आपको। नमीर कमरे में दाखिल होता हुआ शांति को देखकर बोलता हुआ वापस चला गया, तो शांति अनाया के कमरे से बाहर निकली। क्यों आ जाती हो तुम बार-बार मेरे सामने? आखिरी पीछा छोड़ क्यों नहीं देती मेरा? निहाल फ़रहीन का अक्स अपने कमरे के आईने में देखकर एकदम चीखता हुआ बोला। वो कल से बार-बार इसके सामने आए जा रही थी। इसको देखकर ज़ोर-ज़ोर से हँस रही थी। निहाल को लगा जैसे वो इसको शिकस्त-खोर और टूटा हुआ देखकर खुश थी। जश्न तो शायद बाहर भी बन रहा था। थोड़ी देर पहले आने वाली तालियों की आवाज़ निहाल के दिमाग में हथौड़े की मानद पड़ रही थी। सॉरी निहाल भाई, मैं समझी नौफल यहाँ होंगे। इसी वजह से इनको यहाँ देखने आई थी। निहाल ने दोबारा आईने में देखा, फिर हैरत से पलट कर देखा तो नौफल की बीवी को सामने खड़ा पाया। वो फरहीन नहीं शांति थी, नौफल की बीवी। गलती से शांति को वो फरहीन समझ बैठा था। ओह! आप शांति आई एम रियली सॉरी मैं समझा जैसे कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? निहाल अपने लफ्ज़ों पर काबू पाता हुआ शांति से पूछने लगा। जी, मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? जो कुछ निहाल के साथ हुआ शांति इससे भी बाखबर थी। इसे वो नॉर्मल नहीं लगा, ना जाने वो इसे कौन समझ बैठा था। जब भी अटक-अटक कर इसकी खैरियत की बजाय तबीयत पूछने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, नौफल आया हुआ है, आई मीन कहाँ है वो? नौफल निहाल ने नौफल के बारे में शांति से पूछा। जी, इन्हीं के साथ यहाँ पर आई थी। गेस्ट के दरमियान इन्हें मौजूद नहीं पाया और आपके रूम का दरवाज़ा खुला देखा तो यहाँ चली आई। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, रेस्ट करें आप। शांति अपने वहाँ आने की वज़ाहत देती हुई निहाल के रूम से निकल गई। यकीनन हमीदा रात का खाना रख कर गई होगी, जब भी दरवाज़ा खुला रह गया। निहाल ने दोबारा दरवाज़ा लॉक किया। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? सारे गेस्ट तकरीबन जा चुके थे। शांति अनाया के पास इसी के रूम में बैठी थी, जबकि नमीर सरवत के रूम में इसी के पास मौजूद था। तब नौफल ने निहाल को कॉल करके रूम का दरवाज़ा खोलने को कहा। निहाल को बिखरे बाल मिलगे कपड़ों में देखकर नौफल अफ़सोस करता हुआ इससे कहने लगा। तुम्हें मेरे साथ होने वाले मज़ाक का नहीं मालूम? नहीं मालूम? तुम्हें मेरी इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? मेरे अपने। निहाल इसको देखता हुआ तल्ख़ी से कहने लगा, निहाल प्लीज़ मेरी बात गौर से ठंडे दिमाग से सुनो और समझने की भी कोशिश करो। इस सब के किस्से में सरवत आंटी या नमीर का कोई कसूर नहीं, बल्कि नमीर तो शादी के हक़ में भी नहीं था। नौफल ने निहाल का दिल सरवत और नमीर की तरफ से साफ करना चाहा। शादी के हक़ में नहीं था तो फिर क्यों वो कल पूरे हक़ से अनाया का हाथ पकड़कर इसे अपने बेडरूम में लेकर गया? निहाल तेज़ लहज़े में नौफल से पूछने लगा। इसे जितनी बार वो मंज़र याद आया इसे लगा इसकी शरेयानें फट जाएँगी। वो अब इसकी बीवी है यार। निहाल जब तुम कोमे की हालत में थे तब तुम्हें अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस वक़्त तुमसे मुंसलिक हर फ़र्द पर क्या गुज़री थी। यहाँ लोग तुम्हें देखकर अफ़सोस कर रहे थे, वही बिलख़ुसूस तुम्हारी खाला जानी और इन्हीं की सोच रखने वाले दूसरे तुम्हारे रिश्तेदार अनाया भाभी के लिए क्या-क्या बातें बना रहे थे। फरमान अंकल की बिगड़ती हुई हालत और इनके इल्तिजा करने पर सरवत आंटी मानी थी और नमीर के लिए तो ये सब कुछ एक्सेप्ट करना मुश्किल था। तुम खुद को एक दफ़ा फरमान अंकल की जगह रख कर और इसके बाद अपने भाई की जगह रख कर सोचो। आखिर में आखिर में मैं यही कहूँगा जो चीज़ अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बनाई ही ना हो, इसके पीछे भागना, इसके ना मिलने का मातम करना सरासर बेवकूफ़ी और हमाकत के सिवा कुछ भी नहीं है। निहाल तुम हमेशा से ये एक पॉज़िटिव सोच रखने वाले इंसान रहे हो। तुम ये भी सोच सकते हैं
तुम ये भी सोच सकते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इससे बेहतर इंतखाब किया होगा, जो तुम्हें डिज़र्व करे, जैसे तुम डिज़र्व करते हो, जिसे तुम डिज़र्व करते हो। मेरे यार प्लीज़ अपनी माँ, अपने भाई से बदगुमान मत हो, यही तो हमारे मुख़लिस रिश्ते होते हैं। ये रिश्ता जिनके पास ना हो, इनसे इन रिश्तों की वैल्यू, इनकी कदर पूछो। 2 दिन की मोहब्बत के पीछे अपने खूनी रिश्तों से दिल बुरा मत करो। नौफल से जितना हो सका वो निहाल को समझाकर इसके कमरे से चला गया। अनाया बेड पर बैठी हुई आज मिलने वाले अपने तमाम गिफ्ट्स एक-एक करके खोल रही थी। गिफ्ट खोलने के साथ इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रखसा थी। नमीर इसकी तरफ करवट से लेटा हुआ अनाया की मुस्कुराहट में गुम खुद भी मुस्कुरा रहा था। थैंक यू। आखिर गिफ्ट सर्वत के नाम का खोलने के बाद अनाया शुक्रिया अदा करती हुई बेड से उतरी और सारे गिफ्ट्स उठाकर वार्डरोब में रखने लगी। अभी तो मैंने गिफ्ट दिया ही नहीं, फिर थैंक्स किस बात का? नमीर भी बेड से उठता हुआ वार्डरोब से अपना दायाँ शोल्डर टिकाकर अनाया पर नज़रें जमाए पूछने लगा, मेरी बर्थडे आपने सेलिब्रेट की, सारे अरेंजमेंट आपने किए और ये साड़ी भी तो आप मेरे लिए लाए हैं ना? ये सब किसी गिफ्ट से कम तो नहीं है। अनाया ने नमीर की बाँधी हुई साड़ी अभी तक चेंज नहीं की थी। वो मुस्कुराती हुई नमीर को देखकर बोली, ये सब मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए किया था और मेरा आइडिया कामयाब हुआ। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो हसीन लड़की। तुम्हारे चेहरे की ये स्माइल तुम्हारे शौहर को बेहद पसंद है। नमीर एक गज़ब के आलम में अनाया को देखता हुआ बोला। अनाया इसकी नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करके नज़रें झुका गई। इस तरह तुम मुझसे मत शर्माया करो यार, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। नमीर अनाया को अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए कहने लगा। आज नमीर का शिद्दत से दिल चाहा अपने और अनाया के बीच तकल्लुफ़ की तकल्लुफ़ की ये दीवार हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। वो इसकी बीवी थी और नमीर अपने और इसके दरमियान जायज़ रिश्ता कायम करना चाहता था। मगर वो चाहता था अब की बार अनाया की मर्ज़ी भी इसमें शामिल हो। वो नहीं चाहता था पिछली दफ़ा की तरह वो इसे ज़बरदस्ती करे और दोबारा अनाया रोए, वरना नमीर को अब की बार बहुत बुरा लगता। शायद आप मुझे कोई गिफ्ट देने वाले थे? अनाया नमीर की बाहों में बोली तो वो मुस्कुराया। गिफ्ट देने वाला नहीं था, बल्कि अभी दूँगा। मगर पहले ये बताओ इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? नमीर इसे अपनी बाहों की कैद से आज़ाद करता हुआ अपने मतलब की बात पूछने लगा। मैं क्या दे सकती हूँ आपको? बल्कि मैं कुछ क्यों दूँगी? बस आपके गिफ्ट देने पर मैं थैंक यू बोल दूँगी। अनाया गड़बड़ाती हुई बोली, जिस पर नमीर दोबारा मुस्कुराया। ओके, तुम मुझे थैंक कह देना, मगर जैसे मैं कहूँगा इस तरीके से। नमीर बोलता हुआ इसका हाथ थाम कर इसे ड्रेसर तक लाया और आईने के सामने खड़ा किया। दराज खोलकर एक डब्बिया से पेंडेंट निकाला और मुस्कुराता हुआ हार्ट शेप पेंडेंट जिसमें छोटे-छोटे नगीनों से एन गुंथा हुआ था, अनाया को पहनाने लगा। अनाया को वो पेंडेंट बहुत खूबसूरत लगा। खूबसूरत है, अनाया ने पेंडेंट को देखने के बाद नमीर को आईने में देखकर बोला, तुमसे कम। नमीर ने इसे कंधों से थामकर इसके सर पर अपने होंठ रखे, जिस पर अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। नमीर ने इसे आईने में देखा, फिर अनाया का रुख अपनी तरफ करता हुआ इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। चलो अब तुम्हारी बारी है मुझे थैंक्स कहने की। अनाया ने अपनी आंखें खोली तो नमीर इसके होठों को देख रहा था। अनाया ने कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले तो नमीर ने अपनी उंगली इसके होठों पर रख दी। लफ्ज़ों में बोलकर नहीं, मुझे तुम्हारा थैंक्स महसूस करना है यहाँ। नमीर ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा। नमीर की फरमाइश पर अनाया की आंखें फैल गईं। क्या आप सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही तंग करेंगे? अनाया नज़रें झुकाकर बेचारगी से पूछने लगी। इरादा तो मेरा कुछ ऐसा ही है, क्या तुम्हें मुझे इस तरह थैंक्स कहना अच्छा नहीं लगेगा? या फिर तुम्हें इस तरह थैंक्स करना भी नहीं आता? नमीर इसके चेहरे पर आई हया के रंग देखता हुआ पूछने लगा, जो इसके दिल को बहुत भले लग रहे थे। मैं इस काम में भी ज़ीरो हूँ। इस तरह थैंक्स कहने में मुझे बहुत शर्म आती है। अनाया के जवाब पर वो एक बार फिर मुस्कुराया। ओके, तो फिर थैंक्स मैं खुद कर लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बेशर्म वाक़या हूँ। मगर टाई ना बाँधने पर तुमने अपनी सज़ा खुद तजवीज़ की थी। इस पर क्या होगा? नमीर आँखों में ढेर सारे चाहत के रंग लिए इससे सवाल करने लगा। इसलिए कि आप मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि मैं जानती हूँ आप एक अच्छे शौहर हैं। अनाया नज़रें उठाकर नमीर को मुस्कुराकर देखती हुई बोली, जिस पर नमीर ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। तुम गलत कह रही हो, मैं अच्छा शौहर तो हूँ मगर साथ बहुत गंदा बच्चा हूँ। माफ़ी तो तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगी। हर सुबह ना सिर्फ़ तुम मेरी टाई बाँधोगी बल्कि ऑफ़िस जाने से पहले मुझे थैंक्स भी कहा करोगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं चाहता हूँ। और थैंक्स कहना मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ। नमीर ने बोलने के साथ ही अपने तशने लब अनाया के होठों पर रखे। अनाया की रज़ामंदी जानकर नमीर आज अपनी तमाम तर शिद्दतें इस पर ज़ाहिर करना चाहता था। अनाया ने अपने दोनों हाथ नमीर के सीने पर रखकर आँखें बंद की हुई थी। वो इसकी साँसों की महक अपनी सांसों में उतरती हुई महसूस कर रही थी। नमीर इसके होठों को आज़ाद करता हुआ अपने सीने से अनाया के हाथ हटाए बगैर इसके हाथ अपने गले में डाले, इसे बाहों में उठाता हुआ बेड पर लाकर लिटाया। इस पर झुकने से पहले नमीर इसकी साड़ी का पल्लू हटा चुका था।
अगर मुझसे अगर मुझसे हो गई थी तो अपनी सहेली के सामने इकरार करने की बजाय तुम्हें अपने शौहर के आगे इज़हार करना चाहिए था। नमीर अनाया की थोड़ी पर अपने होंठ रखने के बाद अनाया को देखता हुआ बोला। इसकी बात सुनकर अनाया ने ज़ोर से अपनी बंद की हुई आँखें खोली। आपने हम दोनों की बातें सुनी? अनाया हैरत से इसको देखती हुई पूछने लगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो था कि मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। नमीर अपना एक हाथ अनाया के बालों में फंसाकर दूसरा हाथ से ब्लाउज के गले की डोरी खोलने लगा। अनाया ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। इसकी हार्ट बीट तेज होने लगी। नमीर इसके दिल पर अपने होंठ रखकर इसकी धड़कनों को और मुंतशिर कर रहा था। नमीर, धड़कते दिल के साथ अनाया ने इसका नाम पुकारा। तुम नमीर को कब से तड़पाई जा रही हो? अब नमीर तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। वो अनाया का चेहरा देखता हुआ बोला। अनाया की आंखें अभी भी बंद थी। वो इसके चेहरे पर घबराहट और शर्म के रंग अरियां थे। नमीर इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमने लगा। महसूर कुन लम्हात में वो दोनों ही खोए हुए थे कि दरवाजे की दस्तक ने बीच में मुदाखलत की। नमीर ने घड़ी में टाइम देखा तो रात का 1 बजा रहा था। कोई मुलाज़िम तो नहीं हो सकता इस वक़्त, यकीनन सरवत ही होगी। नमीर अनाया की साड़ी का पल्लू दुरुस्त करता हुआ बेड से उठा तो अनाया भी उठकर बैठी और अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। जबकि नमीर अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ दरवाज़ा खोलने लगा। जो सरवत की तवक्को कर रहा था, सामने निहाल को खड़ा देखकर एकदम चौंका। आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? निहाल नमीर को देखता हुआ बोला। नहीं, अंदर आओ, नमीर रास्ता देता हुआ बोला। ने तो निहाल अंदर आ गया। अनाया और निहाल की नज़रें मिली तो नमीर गौर से इन दोनों को देख रहा था। हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा बर्थडे था, मैं गिफ्ट तो नहीं ला सका मगर तुम्हारा गिफ्ट उधार है मुझ पर। वो अनाया के गिर्द लिपटी हुई साड़ी को देखता हुआ बोला। अनाया को मालूम था कि इसे साड़ी नहीं पसंद थी। वो भी जानता था अनाया को साड़ी नहीं पसंद थी। इसे ये भी मालूम था कि साड़ी नमीर को पसंद थी। कुछ था जो निहाल को बुरा लगा। गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, बर्थडे तो अब वैसे भी गुजर गई। अनाया तकल्लुफ़ से मुस्कुराती हुई बोली। फिर इसकी नज़र नमीर पर पड़ी जो कि संजीदा तासुरात लिए इन दोनों को देख रहा था। अनाया इसके तासुरात को देखकर नमीर के मूड का अंदाज़ा नहीं लगा पाई। ज़रूरत किससे कैसे नहीं है? हम एक घर में रहते हैं, नमीर की बीवी हो तुम, यानी मेरे भाई की बीवी, इस घर की एक फ़र्द। गिफ्ट तो बनता है तुम्हारा। निहाल सोफ़े पर बैठता हुआ गौर से अनाया को देखता हुआ बोला। नमीर गौर से निहाल को देखने लगा, जबकि अनाया सर झुकाकर कुछ कहे बगैर बेड पर बैठ गई। मैं तुम दोनों को ये कहने आया हूँ, कभी-कभी जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। अनाया मेरी पसंद थी मगर अब वो तुम्हारी बीवी है। इस हकीकत को कबूल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मगर इस हकीकत से मुँह नहीं फेरा जा सकता। और देखो अनाया ने भी कितनी जल्दी तुम्हें कबूल कर लिया। दुआ करना कि मैं भी इस हकीकत को जल्दी कबूल कर लूँ। निहाल नमीर को देखता हुआ बोला। नमीर को निहाल का अंदाज़ा नॉर्मल नहीं लगा। कुछ था इसके अंदाज़ में जो नमीर को खटक रहा था। क्या हुआ? चुप क्यों हो? तुम कुछ बोलोगे नहीं? निहाल नमीर को देखता हुआ इससे पूछने लगा। हकीकत हकीकत होती है निहाल, इसको कबूल ही कर लेना चाहिए। जितनी देर से तुम इस बात को तस्लीम करोगे खुद को इतना ज़्यादा तकलीफ में रखोगे। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसको ऐसे ही बर्बाद मत करो। नमीर निहाल के करीब बैठकर इसे समझाने लगा, जिस पर निहाल इस्तहज़ा इस इस इस्तहज़ाइया हँसा। मशवरा देने के लिए शुक्रिया, तुम लोग रेस्ट करो अब। निहाल नमीर को बोलता हुआ सोफे से उठा और इसके कमरे से बाहर निकल गया। जाओ चेंज करके आओ। निहाल के जाने के बाद नमीर ने अनाया को देखता हुआ बोला और बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने लगा। अनाया ड्रेसिंग रूम से जब चेंज करके आई तो बेडरूम की लाइट बंद थी और नमीर खिड़की के पट खोले खिड़की खड़ा बाहर झाँक रहा था और कुछ सोच रहा था। अनाया जाकर बेड पर लेट गई। आप नहीं सोएंगे नमीर? अनाया हिचकिचाती हुई नमीर से पूछने लगी। नमीर ने मुड़कर इसको देखा। नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। नमीर अनाया को देखता हुआ बोला, फिर दोबारा बाहर देखने लगा। जबकि अनाया आंखें बंद करने की बजाय नमीर को देखने लगी। न जाने इनकी ये ज़िंदगी कब और कैसे नॉर्मल होगी। ये सोचते हुए अनाया की आँख लग गई। चंदा उठना नहीं है क्या? तीसरी बार नमीर की आवाज़ देने पर अनाया ने आँखें खोली। वो मंदी-मंदी आँखों से नमीर को देखने लगी, जो पूरी तरह बेदार होकर अनाया की तरफ ही करवट ही लेटा हुआ जो पूरी तरह बेदार होकर अनाया की तरफ करवट लेटा हुआ इसी को देख रहा था। क्या हो आपको सोना बिल्कुल पसंद नहीं है नमीर? नींद से बोझल आवाज़ में अनाया नमीर को देखती हुई पूछने लगी। इसके अंदाज़ पर नमीर को हँसी आ गई। मैं छुट्टी वाले दिन भी इतना ही नहीं सो सकता जितना सारा तुम सोती हो मेरे
स्लीपिंग ब्यूटी। नमीर बोलने के साथ ही अनाया को अपनी तरफ खींचता हुआ इस पर झुका। अब वो अनाया को पूरी तरह बेदार करने के मूड में था। कल रात की बनिस्बत इस वक्त इसका मूड भी ठीक हो गया था। सुनो, मेरे ऑफिस जाने के बाद जितना सोना है सो जाना। कल सैटरडे होगा, यानी ऑफिस का ऑफ, और आज रात में तुम्हारी नींद को लेकर कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। नमीर अनाया की नींद भगाने के बाद अब इसको देखते हुए शरारती अंदाज में बोला। नमीर की बात पर अनाया शर्मा गई। वह अनाया की पेशानी पर होंठ रखकर मुस्कुराता हुआ बेड से उठा। यार जल्दी से नाश्ता रेडी करो, लग रहा है आज ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। नमीर वॉशरूम का रुख करता हुआ बोला तो अनाया भी सुस्ती भगाती हुई बेड से उठी। किचन का रुख करने से पहले इतने वार्डरोब से नमीर के लिए कपड़े निकाले, बेड कवर सही करती हुई वो किचन में चली है। तकरीबन रोज ही नमीर इसके हाथ का बना हुआ नाश्ता करता था। हमीदा के साथ टेबल पर नाश्ता रखवाया तो बारी बारी सब अपने रूम से निकल आए। नमीर गैर कैजुअल हुलिये में था, शायद नाश्ता करके ऑफिस की तैयारी का इरादा रखता था, जबकि निहाल ऑफिस के लिए तैयार था। सरबत ने निहाल को अपने कमरे से आता देखा तो इसे गले लगाकर प्यार करने लगी। निहाल भी सरबत से नॉर्मल अंदाज में इसे की तबीयत पूछ रहा था। ये क्या, तुम अपने शोहर के लिए एक पराठा बना देती हो? अगर जेठ का भी पराठा खाने का दिल चाहे तो इसे क्या करना चाहिए फिर? निहाल अनाया को देखता हुआ बिल्कुल फ्रैंक अंदाज में बात करने लगा। नवीन ने निहाल को एक नज़र देखा, प्लेट में अपने लिए पराठा निकालने लगा। अपनी चीज़ निहाल को ऑफर करने या इससे शेयर करने का नमीर का कतई इरादा नहीं था। मैं अभी हमीदा से कहती हूँ वो बना देती है तुम्हारे लिए भी पराठा। सरबत निहाल को देखती हुई बोली। रहने दे मम्मा, हमीदा के हाथ का जायका इस पराठे जैसा थोड़ी होगा। मैं सैंडविच ही खा के ही काम चला लेता हूँ। निहाल ने एक नज़र नमीर को देखते हुए कहा, फिर सैंडविच की प्लेट उठाने लगा। नमीर भी इसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर अपना नाश्ता करने में मसरूफ था। आज 5 मिनट रुक जाओ, आप 5 मिनट रुक जाए, मैं आपके लिए पराठा बना देती हूँ। अनाया की बात पर एक पल के लिए नमीर का हाथ रुका, मगर वो फिर नॉर्मल अंदाज में अपना नाश्ता करने लगा। अनाया को अच्छा नहीं लगा निहाल का सैंडविच खाना। वो भी इसी घर का फर्द था, नमीर का बड़ा भाई, इसका जेठ। अगर वो इसके लिए भी पराठा बना देती तो इसमें क्या मजाका था? अनाया सोचती हुई अपना नाश्ता छोड़कर उठ गई। निहाल ने मुस्कुराते हुए अनाया को कहा। वो हल्की सी स्माइल देकर किचन का रुख करने लगी। नमीर ने जायका सिप लेते हुए निहाल को देखा। वो काफी खुश और फ्रेश लग रहा था। निहाल शुरू से ही खामोश दबा था और इतना मुस्कुराकर किसी दूसरे से बात भी नहीं किया करता था, मगर अब इसका अंदाजा बिलखसूस अनाया से बात करने का बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। रुको अनाया, पहले यहाँ आओ और मेरी चाय गर्म करके लाओ, ये ठंडी हो चुकी है। नमीर की आवाज़ सुनकर अनाया चाय का कप लेने इसके पास आने लगी। ओहो, तुम जाओ किचन में। नमीर, तुम ये मेरा कप ले लो, मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीता। निहाल ने बोलने के साथ ही चाय से भरा कप नमीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो अनाया किचन में जा चुकी थी। अनाया, वापस आओ और मेरी चाय गर्म करके लाओ। नमीर निहाल को देखता हुआ तेज आवाज में बोला तो अनाया को किचन से वापस आना पड़ा। सर्विस भी खामोशी से निहाल की तरह नमीर को देखने लगी। निहाल ने अपना आगे बढ़ा हुआ कप वापस टेबल पर रखा। थोड़ी देर में हमीदा किचन से चाय का कप लेकर आई और नमीर के आगे रखा। अनाया कहाँ है? नमीर एक नज़र अपने चाय के कप को देखता हुआ हमीदा से पूछने लगा। जी, वो निहाल साहब के लिए पराठा बना रही हैं। हमीदा ने नमीर को जवाब दिया। ये चाय का कप उठाकर वापस लेकर जाओ। अनाया से कहो पहले आकर मुझे खुद आकर चाय देकर जाए, फिर पराठा बनाए। नमीर हमीदा को देखता हुआ बोला। थोड़ी देर में चाय का कप हाथ में पकड़े अनाया किचन से निकली और नमीर के हाथ में चाय का कप थमाया। अगली दफा किसी भी दूसरे काम के लिए मेरा काम डिले या इग्नोर नहीं होना चाहिए। बीवी तुम मेरी हो, आइंदा हमीदा को मेरा काम करने के लिए मत कहना। नमीर अनाया को देखता हुआ बोला। अनाया ने एक नज़र सरवत और निहाल पर डाली, नमीर को जी कहकर वापस किचन में चली गई। सुबह सुबह तुम्हारे दिमाग पर गर्मी चढ़ गई, ऊपर से इतनी गर्म चाय पीकर क्या करोगे? क्या तुम अपनी चाय मुझसे शेयर कर सकते हो? निहाल इसके गुस्से की परवाह किए बिना नमीर को बोला। तुम्हें अच्छी तरह मेरी आदत का मालूम है, मैं अपनी चीज़, अपने इस्तेमाल की चीज़ दूसरों से शेयर नहीं करता। नमीर निहाल को देखता हुआ संजीदगी से बोला। वाकई तुम अब भी यही कहोगे? निहाल की आंखों में देखकर पूछने लगा, जैसे वो कुछ जताना चाह रहा हो। जो कहना है खुलकर कहो, साफ लफ्जों में। नमीर निहाल को देखकर एक एक लफ्ज चबाकर बोला। इसे तो कल रात को ही निहाल का यूं अपने बेडरूम में आना कुछ खास पसंद नहीं आया था। क्यों मामा, ज़रा याद दिलाएँ अपने लाडले को बचपन में जब बाबा इसके और मेरे लिए खिलौना लाते थे, हम इसे हमेशा मेरे वाला ही खिलौना पसंद आता था और ये इसी के लिए ज़िद करता था। आप दोनों हमेशा मुझे समझाते थे कि छोटा भाई है, इसे अपना खिलौना दे दो, और मैं अपने बड़े भाई को और मैं अपने छोटे भाई को हमेशा अपनी चीज़ इसकी ज़िद देखकर दे दिया करता था। याद है ना मामा आपको? निहाल हँसता हुआ सरवत से पूछने लगा। निहाल की बात सुनकर सरवत खामोश हो गई, जबकि नमीर लब भींचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा। वो अच्छी तरह जानता है तो इसका इशारा किस तरफ है?
बड़े तो हमेशा बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हैं निहाल, तुम मेरे बहुत प्यारे साबर बेटे हो। निहाल की आंखों में कर्ब देखकर सरवत इसको समझाने लगी। बड़ा हो तो इसका ये मतलब है कि मैं हर दफ़ा बड़ेपन का मुज़ाहरा करूं? अल्लाह किसी को भी बड़ा भाई ना बनाए। निहाल बोलता हुआ चाय के घूंट हलक में उतारने लगा। ये लीजिए आपका आ गया आपका पराठा भी। क्या बातें चल रही हैं? अनाया जो कि किचन में मौजूद थी, इसे टेबल पर होने वाली गर्मा गर्मी का इल्म नहीं था, इसलिए निहाल के आगे पराठे की प्लेट रखने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठी नमहीर को देखकर पूछने लगी। इससे मत पूछो, मैं बताता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे शोहर को इसके बचपन के कारनामे याद दिला रहा था। तुम्हें मैं एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। तुम इस वक्त बहुत छोटी होगी या इस वक्त तो पैदा भी नहीं हुई होगी। शायद मेरी 7वीं सालगिरह थी। हमारी क्लासमेट ने मुझे बर्थडे पर प्रेजेंट में एक पर्शियन कैट गिफ्ट की, जिसे हम प्यार से स्वीटी कहते थे। हमेशा की तरह स्वीटी नमीर साहब को पसंद आ गई। निहाल मज़े से नमीर का एक और बचपन का किस्सा अनाया को सुनाने लगा। अनाया भी होंठों पर मुस्कुराहट लाए दिलचस्पी से सुनने लगी, जबकि नमीर निहाल को खोलती नज़रों से देखने लगा। सरफराज अपनी किसी गहरी सोच में गुम थी। तो फिर हुआ यूं कि नमीर का रोना धोना शुरू हुआ। खाने पीने से भूख हड़ताल देखकर बड़े भाई होने का फ़र्ज निभाते हुए मैंने अपनी स्वीटी दिल बड़ा करके नमीर को सौंप दी। नमीर दिलो जान से किसी नन्हे से बच्चे की तरह स्वीटी का ख्याल रखता, इसके खाने पीने का, नहलाने धुलाने, यहाँ तक कि इसकी वैक्सीनेशन भी नमीर को याद रहती। ये स्वीटी से खुद खेलता, मुझे या नौफल को तो हाथ भी नहीं लगाने देता। शुरू से आदत है इसकी, अपनी चीज़ों से काफ़ी टची रहता है। फिर एक दिन इसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा। ये सो रहा था। स्वीटी को बहुत ज़ोर से भूख लगी। मैंने इसकी भूख का एहसास करके स्वीटी को गलती से दूध दे दिया, और ये बात बाद में इसे घर के नौकर से मालूम हो गई। इसने अपने बुखार की परवाह ना करते हुए स्वीटी को एक बॉक्स में बंद किया और गली के आखिर में वो बॉक्स रखकर आ गया, क्योंकि स्वीटी को गलती से मैंने दूध दे दिया था। मेरी ही चीज़ का अगर मैंने एहसास किया तो इसे इतना बुरा लगा, इसने वो चीज़ अपने आप से ही दूर कर दी। निहाल हंसता हुआ अनाया को बताने लगा। अनाया की मुस्कुराहट निहाल को ही बात सुनकर गायब हो गई। वो गर्दन मोड़कर अपने बराबर में बैठे नमीर को देखने लगी। नमीर अब भी संजीदा तासुरात लिए गौर से इसे देख रहा था। जब मैं छोटा था, नादान था, चीज़ों की कदर और एहसास नहीं था मुझ में। आगे आगे की बात नहीं बतानी बताई तुमने अनाया को? चलो आगे मैं खुद ही बता देता हूँ। नमीर, जो काफ़ी देर से खामोश होकर निहाल की बातें बर्दाश्त कर रहा था, अब अनाया की तरफ देखकर इसका हाथ थामता हुआ बोला। स्वीटी को खुद से दूर करने के बाद ये मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। इस दिन गुस्से में मैंने अपनी प्यारी चीज़ को खुद से दूर करके अपना ही नुकसान किया। मैं इस दिन बहुत पछताया। बच्चा था तो रोया भी, मगर फिर इस वाक़े के बाद से मुझे ये सबक हासिल हुआ कि अपनी चीज़ों की कदर कैसे की जाती है। गुस्से में या जज्बात में आकर इन्हें खुद से दूर करने की बजाय इनकी हिफाजत कैसे की जाती है। अनाया को बताने के साथ आखिरी जुमला नमीर ने निहाल को देखकर कहा। निहाल इसे अपने दोनों हाथों के अंगूठों से थम्स अप करके नाश्ता करने लगा, जबकि नमीर चेंज करने अपने रूम में चला गया। अनाया सरबत को गहरी सोच में देखकर दोनों भाइयों की बातों का मफहूम समझने लगी। जब इसे खुद भी समझ में नहीं आया तो वो भी बेडरूम में जाने लगी। तभी निहाल इसको देखकर बोला, अनाया, वैसे मुझे तुमसे भी एक शिकवा रहेगा। निहाल की आंखों में ऐसा कुछ था। अनाया रुक कर इसे देखने लगी। सरवत भी अपनी सोचों के भंवर से निकलकर निहाल को देखने लगी। कल तुमने सबको अपनी बर्थडे का केक खिलाया, मगर मुझे नहीं, जबकि मैं तुम्हारे वेल विशर्स में से ही हूँ। निहाल का शिकवा सुनकर अनाया बमुश्किल मुस्कुराई। आपका केक मुझ पर उधार रहा। अनाया कमरे में आई तो नमीर आईने के सामने खड़ा कॉलर ऊपर किए टाई की नोट बांध रहा था, और आईने से अनाया को देखकर अपने काम में मशगूल रहा। अनाया चलती हुई इसके पास आई। वो नमीर के हाथ नीचे करके इसके टाई की नोट दुरुस्त करती हुई कॉलर का फोल्ड करने लगी। नमीर के चेहरे के तासुरात, जो कि थोड़ी देर पहले तक संजीदा थे, अनाया के अंदाज पर इसके होंठों पर नरम मुस्कुराहट उभरी। अनाया ने भी इसको स्माइल देखकर देखा। मैं आज शाम टाई बांधने की प्रैक्टिस कर लूँगी, फिर मंडे से ये काम मैं खुद अंजाम दिया करूँगी। अनाया खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इसका कॉलर ठीक करती हुई बोली। नमीर ने इसके दोनों हाथ थामकर बारी बारी चूमे। अनाया के दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखकर खुद इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करता हुआ वो इसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला, मुझे मंडे का इंतज़ार रहेगा। नमीर की बात पर अनाया मुस्कुरा दी, और अनाया की मुस्कुराहट देखकर नमीर मुस्कुरा दिया। सुनो, आज शाम अच्छी सी तैयार रहना, मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊँगा। नमीर की बात पर अनाया ने हैरत से इसको देखा। तैयार रहना मतलब हमें कहीं जाना है? अनाया इससे पूछने लगी तो वो मुस्कुराया। हाँ, मैं आज शाम से लेकर कल का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हें देखते हुए गुजारना चाहता हूँ, मगर अपने इस घर में नहीं। नमीर का इरादा होटल में रूम बुक करवाने का था। अनाया के साथ वो भरपूर दिन गुजारना चाहता था, ताकि अपने हसीन लम्हात को मज़ीद दिलकश बनाए। घर के टेंशन ज़दा माहौल से निकल कर वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था।
मैं शाम को आपका वेट करूँगी। अनाया की बात पर नमीर ने इसके माथे पर अपने होंठ रखे। ओके, चलता हूँ और मेरे ऑफ़िस ही जाने के बाद अपनी नींद भी पूरी कर लेना। नमीर शरारत भरे अंदाज़ में अनाया को बोलता हुआ कमरे से निकल गया। अनाया इसकी बात का मफ़हूम समझते हुए शर्मीली सी मुस्कुरा दी। इशरत अपने कमरे से बाहर निकली तब इसे मनाल के कमरे से आवाज़ें सुनाई थीं। इशरत इसके रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंची तो मनाल मोबाइल पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। इशरत को देखकर वो कॉल काट कर इसकी तरफ बढ़ी। कैसी हैं मम्मा आप? मैंने आपको और बाबा को बहुत मिस किया। मनाल इशरत के गले लगी। बस बस ये अपनी अदाकारी मुझे मत दिखाओ, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, खूब जानती हूँ मैं तुम्हें। इशरत ने मनाल के हाथ झटकते हुए कहा। क्या माँ, अब आप सारी ज़िंदगी मुझसे ऐसे ही ताने देती रहोगी? अच्छा सुनिए, हो गया मेरी फ़िल्मों का शौक़ पूरा। अब आप जैसा चाहोगी मैं वैसा करूँगी, अच्छी बेटियों की तरह। सच्ची? मनाल लजाहत भरे अंदाज में इशरत को यकीन दिलाती हुई बोली। फ्लॉप अदाकार रही होगी तुम इंडस्ट्री की, कोई डायरेक्टर अब दोबारा घास नहीं डालेगा तुम्हें, तो तुम वापस चली आई बड़ी अच्छी बेटी। मैंने तुम्हें 9 माह पेट में रखा है, तुम्हारी रग रग से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। जाओ जाकर अपने बाप के सामने अदाकारी करो, वो 3 आंसू बहाओ, झूठी माफ़ी मांगो, शायद इनका दिल नरम पड़ जाए और वो तुम्हें माफ़ कर दें। इशरत जली कटी सुनाती हुई मिनाल के कमरे से निकल गई। वो भी मिनाल की माँ थी और इसकी फितरत से अच्छी तरह बाखबर। वो मिनाल के बारे में ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। टीना का बाप इसे अपनी फ़िल्म में लेकर वाक़ई पछता रहा था और मृणाल का कुछ कर दिखाने का भूत भी उतर चुका था। वो अपने कमरे से निकलकर फरमान के पास जाने लगी। इशरत तो इसकी बातों में नहीं आ सकी, मगर फरमान को मना लेगी, मनाल को यकीन था। शाम का वक्त था। अनाया नमीर के ऑफिस से वापस घर आने का वेट करने लगी। नमीर ने इसे आज जल्दी घर आने का कहा था। वो इसे कहीं ले जाने का इरादा रखता था। यही सोचकर अनाया ने नमीर की पसंद का रंग का ड्रेस पहना। लाइट से मेकअप के साथ कानों में डायमंड के छोटे छोटे टॉप्स पहनने के बाद वो नमीर का दिया हुआ एन अल्फ़ाबेट का पेंडेंट गले में डालने लगी। साथ ही इसने उंगलियों में रिंग पहनी। आज वो नमीर के लिए बहुत दिल से तैयार हुई थी। अभी वो नमीर का सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि कौन कार का हॉर्न सुनाई दिया। नमीर का नाम पुकारती हुई अपना दुपट्टा सेट करके कमरे से बाहर निकली, मगर जब बाहर उसने नमीर की जगह निहाल की कार देखी तो इसे मायूसी हुई। खूबसूरत लोगों के चेहरे पर उदासी बिल्कुल नहीं जचती। अनाया वापस अपने कमरे में जाने लगी तो इसे अपने पीछे से निहाल की आवाज़ सुनाई दी। नमीर नहीं आए, अभी तक इन्होंने ऑफिस जाते वक्त बोला था कि वो शाम को जल्दी आ जाएंगे। अनाया मुड़कर निहाल की बात को नज़रअंदाज करके इससे नमीर का पूछने लगी। ओह, तो नमीर का वेट हो रहा है, मगर इसको तो आते आते आराम से 2 घंटे लग जाएंगे। निहाल अनाया को बताते हुए इसकी तैयारी देखने लगा। निहाल की बात सुनकर वो उदासी से वापस जाने लगी। अनाया, निहाल के पुकारने पर अनाया मुड़कर इसे देखने लगी। क्या एक कप चाय मिल सकती है? सर में बहुत दर्द हो रहा है काफ़ी देर से। निहाल इसको देखकर कहने लगा। श्योर, आप रूम में जाएं, मैं हमीदा से कह देती हूँ। अनाया निहाल को देखकर कहती हुई दोबारा जाने लगी। अनाया, मुझे इस वक्त चाय की तलब है। हमीदा के हाथ की चाय चाहे कम जोशानदा ज़्यादा लगती है। निहाल की बात पर अनाया को हंसी आई, क्योंकि हमीदा की हाथ की चाय इसे भी कुछ खास पसंद नहीं थी। ओके, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अनाया के बोलने पर आपकी बार निहाल मुस्कुराया। कम ऑन। निहाल बेड पर लेटा हुआ था तब दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया के रूम में आता देखकर निहाल उठकर बैठा। बहुत बहुत शुक्रिया। अनाया ने निहाल की तरफ चाय का कप बढ़ाया तो निहाल ने इसे थामते हुए कहा, कोई बात नहीं। अनाया बोलती हुई वापस जाने लगी। क्या तुम बिज़ी हो? निहाल के एकदम पूछने पर अनाया ने देखा। नहीं, बिज़ी तो नहीं थी, बस नमीर का वेट कर रही थी। वो निहाल को बताने लगी, तुम यहाँ बैठकर भी वेट कर सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। निहाल बोलने के बाद चाय का सिप लेने लगा। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप रेस्ट करें। अनाया को वहाँ बैठना बेमकसद लगा, तभी इसने बोला, मेरे सर का दर्द अब कम हो गया है, तुम बैठ जाओ, ख़त्म हो जाएगा। मेरा मतलब है पेन किलर ली है अभी और ये चाय पी रहा हूँ तो सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। निहाल बोलने के बाद चाय के घूंट भरने लगा। नाचारा अनाया को वहाँ बैठना पड़ा। मुसलसल दुपट्टे को उंगली में रोल करते हुए कमरे में मौजूद हर चीज़ को गौर से देखने लगी और निहाल इसको देखने लगा। 2 महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया था इनके बीच। दोस्ती तो पहले भी नहीं थी, मगर मंगनी के बाद रोज़ मोबाइल पर बात ना सही, कभी मुलाकात ना सही, मगर फिर भी जब कभी वो दोनों मिलते तो बातों का ढेर होता था। निहाल के पास अब भी इससे करने के लिए ढेर सारी बातें थी, मगर अनाया शायद अब इसके पास ना बातें थी, ना ही निहाल की बातें सुनने के लिए वक्त, और ना ही दिलचस्पी। निहाल ने तल्खी से सोचते हुए चाय का आखिरी घूंट ख़त्म किया और अपने मोबाइल उठाकर नमीर का नंबर डायल करने लगा।
हाँ नमीर, बात कहाँ तक पहुंची? मामला कुछ हल हुआ या वही का वही मसला अटका हुआ है? निहाल को मोबाइल पर नमीर से बात करते देखकर अनाया ने चौंक कर इनको इसको देखा। ओके, कितनी देर है तुम्हें आने में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुम हैंडल कर लोगे या फिर मैं आ जाऊँ? निहाल इससे पूछने लगा। अनाया की सारी तवज्जो अब निहाल की गुफ्तगू पर थी। वो तो मुझे मालूम है, तुम आसानी से सब संभाल सकते हो, टेक केयर। निहाल मुस्कुराता हुआ मोबाइल साइड पर रखने लगा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अनाया अब निहाल को देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगी। हाँ सब खैरियत है। दरअसल ऑफिस के वर्कर्स को कुछ इशू आ रहे थे जिन पर हमारे मैनेजर साहब ने और मैंने वर्कर्स को आराम से और सीधे तरीके से समझाया, मगर आज का दौर सीधे लोगों का नहीं है और ना ही लोग इतने आराम से बात समझते हैं, इसलिए अब नमीर वर्कर्स को अपने अंदाज में डील कर रहा है। मुझे इस पर पूरा यकीन है वो मुझसे बेहतर तरीके से सब संभाल लेगा। निहाल अनाया को देखता हुआ बताने लगा, जिस पर अनाया ने सर हिलाया। क्या तुम्हारे एग्ज़ाम हो गए? फिजिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी तुम्हें। निहाल ने अनाया का दिमाग इस किस्से की तरफ से हटाना चाहा, तभी इसको देखता हुआ पूछने लगा। एग्ज़ाम से तो कब की फारिग हो गई, प्रॉब्लम कोई ख़ास नहीं हुई। नमीर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मेरी। अनाया रवानी से बोलती हुई एकदम चुप नहीं हुई। निहाल इसको गौर से देख रहा था, तभी वो नज़रें चुरा गई। नमीर है ही ऐसा, हर प्रॉब्लम का हल होता है इसके पास। निहाल सर झटक कर मुस्कुराता हुआ कहने लगा। नमीर को वापसी पर काफ़ी देर हो जाएगी, मैं चलती हूँ। आप अनाया का अंदाज़ा हो गया था कि ऑफिस के मसले मसाइल में उलझ कर वह यकीनन रात को ही घर आएगा, इसलिए चेयर से उठती हुई बोली। अनाया तुम एक चीज़ भूल रही हो। अनाया को उठता हुआ देखकर निहाल एकदम बोला तो अनाया से देखने लगी। अपनी बर्थडे का केक आज सुबह ही तुमने कहा था कि वो उधार है तुम पर। निहाल मुस्कुराता हुआ इसे आज सुबह 7 की बात याद दिलाने लगा। ओह, वो तो मेरे ज़हन से ही निकल गया। इस वक्त केक कैसे अरेंज कर सकती हूँ? कल आपको वो पक्का खिला दूंगी अपने बर्थडे का केक। अनाया पहले परेशान होकर बाद में खुद ही मसले का हल निकालती हुई बोली। केक मैं सिर्फ होप नाप का ही पसंद करता हूँ, चलो हम लेकर आते हैं। वापसी पर तुम अपने लिए कुछ गिफ्ट ले लेना। निहाल खुद ही प्रोग्राम बनाकर बेड से उठकर खड़ा हुआ। इस वक्त मैं अकेले आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? अभी तो नमीर भी घर पर मौजूद नहीं है। अनाया एकदम निहाल के प्रोग्राम बनाने पर बुखला गई। इसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। मेरे साथ अकेले जाने की क्या प्रॉब्लम है? जब हमारी इंगेजमेंट भी नहीं हुई थी तुम तब भी मेरे साथ आराम से कॉलेज से घर आ गई थी। अब तो तुम इसी घर की फ़र्द हो जहाँ मैं रहता हूँ। और मेरे ख़्याल में नमीर नैरो माइंडेड हरगिज़ नहीं है। मैं इसकी वाइफ को कहीं लेकर जाऊं तो वो बुरा माने। निहाल इसकी बुखलाहट पर जवाब पेश करता हुआ बोला, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मुझे नमीर ने तैयार रहने का कहा था, इनके साथ प्रोग्राम था बाहर जाने का। अनाया इसे टालती हुई बोली, नमीर से अभी मेरी से तुम्हारे सामने ही बात हुई है। वो कह रहा था रात हो जाएगी इसे आते हुए और हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। मैं कार में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। निहाल इसको बोलता हुआ बाहर निकल गया। उफ, ये समझते क्यों नहीं? आखिर मुझे नहीं जाना इनके साथ? मालूम नहीं किस मुश्किल में फंस गई हूँ मैं तो। अनाया दिल ही दिल में बोलती हुई अपने कमरे में आई और इसने नमीर का नंबर 2 से 3 बार डायल किया, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ आई। यकीनन निहाल इसको बुला रहा था। वो हाथ में अपना मोबाइल और कंधे पर बैग लटका कर बाहर निकल गई। नौफल दोपहर में 4 बजे ही पुलिस स्टेशन से घर आया। फ्रेश होने के बाद वो शांदे को ढूंढता हुआ किचन में आया तो वो इस आटा गूंदने में मसरूफ़ नजर आई। नौफल इसकी पुष्ट पर खड़ा होकर दोनों कंधों से थामता हुआ झुककर इसके कान में सरगोशी करने लगा। क्या हो रहा है? नौफल की सरगोशी करने पर शांदे अपने चेहरे का रुख इसकी तरफ किया। तुमने कल अम्मी से आलू गोश्त बनाने की फरमाइश की थी तो मैंने सोचा आज तुम्हारे लिए अपने हाथ से खुद आलू गोश्त बना दूँ। शांति मुस्कुराती हुई कहने लगी। तभी नौफल ने इसके रुखसारों को अपने होंठों से छुआ। मैं कुछ हेल्प करूं? नौफल अपने अब शांति के कंधे से अपने हाथ हटाकर इसके पेट के गिर्द लपेटता हुआ ऑफर करने लगा। तुम मेरी हेल्प ये करो कि जाकर कमरे में बैठ जाओ, वरना तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं खुद को भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। शांति इसको घूरती हुई कहने लगी। टिश्यू से हाथ साफ करके वो प्लेट में रखे आलू छीलने के गर्ज से उठाने लगी। हमेशा जुल्म ही करना तुम अपने एसपी पर जालिम हसीना। नौफल ने मजीद इसको अपने अंदर भींचते हुए कहा। नौफल हटो पीछे, यह हमारा बेडरूम नहीं है। शांति अब संजीदगी से इसे आंखें दिखाती हुई बोली। शादी के बाद तो वो कुछ ज़्यादा ही फैल गया था। सिर्फ नायला की मौजूदगी का एहसास करके वो संजीदा रहता, वरना मुलाजिम के सामने मायने खेज बातों पर शांति इसको घूरियाँ ही नवाजती रहती। बेडरूम नहीं है, मगर बेडरूम सिर्फ 4 कदम पर है। इन आलुओं पर जुल्म करना छोड़ो और बेडरूम में चलकर कुछ खबर अपने एसपी की भी ले लो। आज फिर मेरी नाइट ड्यूटी लग गई है। नौफल अफसोस से शांति के कंधे पर अपना सर रखता हुआ बोला। शांति की हंसी छूट गई। 1 हफ्ते में इसकी 4 दफ़ा नाइट ड्यूटी लग चुकी थी।
हँस लो, एक तुम और एक कमिश्नर साहब दोनों ही बहुत ज़ालिम हैं। ज़रा मुझ मासूम पर किसी को तरस नहीं आता। कमिश्नर साहब खुद 2-2 शादियाँ करके बैठे हैं। कभी एक बीवी के पास तो कभी दूसरी बीवी के पहलू में छुपे फिरते हैं और यहाँ मुझ गरीब को एक बीवी के पास नहीं टिकने देते। वो शांता के हाथ से आलू रख कर इसका रुख अपनी तरफ करके बेचारगी से बोला तो शांता को मज़ीद हँसी आ गई। अच्छा बाबा, जाओ बेडरूम में, 10 मिनट में आ रही हूँ। वो नौफल के कान दोनों गाल ज़ोर से खींचती हुई बोली। नौफल शांते को ज़ोर से हग करके बेडरूम में चला गया। शांते किचन समेट कर बेडरूम में आई तो नौफल वार्डरोब खोले खड़ा था। क्या कोई मेरे पीछे आया था? नौफल हाथ में खाकी रंग का पैकेट लिए शांते से पूछने लगा। अरे हाँ, बताना ही भूल गई, एक आदमी आया था। वह तुम्हारे नाम ये पार्सल दे गया था, कह रहा था बाद में तुम्हें कॉल कर लेगा। शांते आईने के सामने खड़ी होकर अपना हुलिया दुरुस्त करती हुई नौफल को बताने लगी। तुम्हें क्या ज़रूरत थी किसी गैर आदमी के सामने जाने की? और ये चौकीदार कहाँ मर गया था? नौफल के तासुरात संजीदा होकर एकदम गुस्से वाले हो गए। इस आदमी ने खुद चौकीदार से कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मुलाजिम को नहीं घर वाले को देना है, इसलिए वो मैं सामने आई। शादी नौफल को देखकर नॉर्मल अंदाज में बोली, ओके, मगर नेक्स्ट टाइम कितना ही कोई इंपॉर्टेंट पार्सल क्यों ना हो, ना तो तुम किसी से कुछ लोगे ना ही किसी के सामने आगी। और इस वॉचमैन को भी मैं ज़रा टाइट करता हूँ। नौफल का मूड एकदम चेंज हो गया। पार्सल अभी तक इसके हाथ में था। नौफल, तुमने मुझे बेडरूम में क्या मेरी खबर लेने के लिए बुलाया है? शांति अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर इससे पूछने लगी। इस पर नौफल मुस्कुराया। ऐसे दौर से तुम्हारी खबर थोड़ी लूँगा, बल्कि करीब आकर अच्छी तरह तुम्हारी खबर लूँगा। नौफल शांते को उठाकर बेड पर बैठाता हुआ बोला, खुद हाथ में पकड़ा पार्सल को वार्डरोब में कपड़ों के पीछे खुफिया लॉकर में रखने लगा। शांते ने गौर से देखा, इसे इस लॉकर का इल्म नहीं था। तुमने मुझे नहीं बताया वार्डरोब के इस पोर्शन के बारे में? क्योंकि नौफल ने वो पार्सल शांते के सामने ही रखा था, इसलिए शांते नौफल से पूछने लगी। ध्यान नहीं गया होगा, इसका कोड 9204 है। अगर कभी एमरजेंसी में कोई अमाउंट वगैरह की ज़रूरत पड़े तो तुम इसमें से ले सकती हो। को नौफल वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करके शांते के पास आता हुआ बोला, भला मुझे क्यों इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? तुमने मेरे अकाउंट पहले ही काफ़ी अमाउंट जमा करा दी है। वैसे नौफल, इस पार्सल में क्या था? शांति कुछ सोचती हुई नौफल से पूछने लगी। ओ जुल्म नहीं करो मुझ पर ज़ालिम हसीना, सिर्फ इस वक्त अपनी और मेरी बात करो। नौफल खूबसूरती से शांति की बात को टालता हुआ इसे बाहों में भरकर बोला, आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट एपिसोड लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।